students, today we will continue our next topic. Today our next topic is agro-based industries in India. आज हम agro-based industries के बारे में पढ़ेंगे कि agro-based industries कौन कौन सी हैं। हमारी फर्स्ट है जो agro-based industries हैं वो है हमारी textile industries. The textile industry occupies unique position in the Indian economy. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करती है, इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 14% है वो क्या करती है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से प्रोडक्शन होता है। और ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री भी है। इसमें लगभग 35 मिलियन पर्सन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हैं, जुड़े हुए हैं। और साथ के साथ ये जो फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है उसमें भी ये क्या करती है, हाईएस्ट परसेंटेज है जो कितना है 24.6% है। और ये कंट्रीब्यूट कितना करती है जीडीपी में, ये 4% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। अब ये एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सेल्फ रिलायनेंट बोला जाता है। ये सबसे बल्कि अपने आप ही क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है। इसकी कंप्लीट वैल्यू चेन है। ये रॉ मटेरियल से लेके क्या बनाती है, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाती है। इंडिया क्या है, अब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं वो किस पे लगे हुए हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट है हमारी कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशियन इंडिया, जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें हमने पढ़ा था पीछे इंडिगो कल्टीवेशन भी किया जाता था। साथ के साथ जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वहाँ पे इंडियन जो कॉटन था उसकी ज़्यादा डिमांड थी। ऐसे जो कॉटन टेक्सटाइल है ये क्या है, इंडिया में काफ़ी सारे हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम्स है, जो वीविंग टेक्निक्स भी है जो काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है। अब 18वीं सेंचुरी में के लगभग क्या हुआ, पावरलूम्स का यूज़ करना शुरू हो गया था। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो सफ़र कर रही थी क्योंकि इंग्लैंड में जो कपड़ा बनता था वो क्या बनता था, सस्ता पड़ता था बना हुआ। तो ये हमारे इंडिया के अंदर जो बनाया जाता था वो हैंडमेड बनाया जाता था, लेकिन अब वो compete नहीं कर सकती थी इंडिया के क्लॉथ के साथ में। अब इसलिए क्या किया गया, इंडिया में भी सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल्स एस्टेब्लिश की गई। वो सबसे पहले कब की गई, मुंबई में 1854 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। द 2 वर्ल्ड वॉर वॉज फाउट इन, अब इंडिया में क्या हुए, 2 वर्ल्ड वॉर फाउट हुए थे यूरोप में। इंडिया एक क्या थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी। अब इसकी जो डिमांड थी क्लॉथ की वो यूके में थी। अब साथ ही साथ यूके में तो उस टाइम जब वॉर चल रहा था तो सभी कंट्रीज़ क्या थी, अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। तो इंडिया में क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुई थी, बूस्ट काफ़ी उछाल आया था, डेवलपमेंट हुई थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। 13 नवंबर 2011 में बल्कि 1946 में जो कॉटन थी और जो ह्यूमन मेड फाइबर था, टेक्सटाइल मिल थी कंट्री के अंदर, लेकिन 18% क्या हो गई, अब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आ गई। जो बाकी थी वो किसके हाथों में चली गई, 20% पब्लिक और कॉरपोरेटिव सेक्टर्स के हाथों में चली गई। अब इंडिया में अगर देखा जाए काफ़ी सारे थाउजेंड्स स्मॉल फैक्ट्रीज़ भी है और 4 to 10 लूम्स भी है, जो बड़े बड़े हैंडलूम्स लगे हुए हैं। इन द अर्ली ईयर्स जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो किस पे कंसंट्रेट करती है, कॉटन ग्रोविंग बेल्ट है हमारी। बेल्ट मतलब कि एक तरह से सीरीज़ बनी हुई है महाराष्ट्र और गुजरात में। यहाँ पे क्या मिलता है, जो रॉ कॉटन है, कच्चा जो कॉटन है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। उनको मार्केट, ट्रांसपोर्ट और साथ के साथ जो इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए हमें फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि लेबर चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, हमें लेबर भी सस्ती मिलनी चाहिए, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी की सारी सप्लाई क्या हो जाती है, हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो वहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। जो ये इंडस्ट्रीज़ है क्लोज लिंक बनाती है एग्रीकल्चर के साथ और ये प्रोवाइड करती है लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स एंगेज्ड। अब जब कॉटन है, जब हम कॉटन को ग्रो करते हैं फार्मर्स, अब उसको क्या चाहिए, प्लकर करने मतलब कि उसको तोड़ने वाला भी चाहिए जो उसको प्लक करेगा।
अब वर्कर्स क्या करेंगे, उसकी गिनिंग करेंगे, गिनिंग मतलब कि उसको इकट्ठा करेंगे, फिर स्पिनिंग करेंगे, वीविंग करेंगे, वीविंग करने के बाद उसके ऊपर डाई की जाएगी, फिर उसकी डिज़ाइनिंग की जाएगी, डिज़ाइन करने के बाद हम पैकिंग करेंगे और पैकिंग करने के बाद उसको टेलरिंग के पास भेजा जाएगा और साथ ही साथ उसकी सिलाई भी की जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोग क्या हो जाते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ में एंगेज हो जाते हैं, उनको काम मिल जाता है। जो इंडस्ट्रीज़ है ये क्या करती है, जो डिमांड है हमारी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ की, उनकी डिमांड को भी पूरा करती है। साथ के साथ ये किस में हेल्प करती है, जैसे केमिकल और डाई है, ये केमिकल्स बनाने वाली और डाई बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को भी वर्क प्रोवाइड करवाती है। पैकेजिंग मटेरियल है, जो पैकेजिंग मटेरियल आता है वो दूसरी कंपनीज से आता है, तो उनको भी काम मिल जाता है। एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, साथ के साथ ये इंजीनियरिंग वर्क्स भी प्रोवाइड करवाती हैं। वाइल स्पिनिंग, जब स्पिनिंग को कंटिन्यू करते हैं हम, स्पिनिंग में कैसे किया, स्पिनिंग के अंदर सेंट्रलाइज किया जाता है स्पिनिंग को। ये कैसे किया जाता है, कहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में है। वीविंग इज़ हाईली डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि उसको छोटे छोटे एरियाज़ में भी बांट दिया जाता है। जैसे कि देखा होगा कई बार आप अपने आसपास के एरिया में देखते होंगे, वो जो ये हमारी चटाई होती है, दरियाँ होती है, इनको हम क्या करते हैं, उसको गांठें बांधने का काम, या फिर जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं, हमारे शॉल होती हैं सर्दियों में जो आती हैं, उनके ऊपर स्टोन्स लगाने का काम, ये क्या कर दिया जाता है, घरों में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐसे ही इसका क्या कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। और ये साथ के साथ इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स है, डिज़ाइनिंग और वीविंग इन कॉटन, साथ ही साथ सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी भी क्या की जाती है, उसके ऊपर की जाती है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड क्लास, इंडिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है स्पिनिंग में। फिर वीविंग में सप्लाई की जाती है लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स, एज इट कैन नॉट यूज़ मच ऑफ हाई क्वालिटी yarn प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। वीविंग कैसे डन की जाती है, हैंडलूम्स में डन की जाती है, फिर इसको पावर लूम्स में भेजा जाता है और फिर मिल्स के अंदर। जैसा कि आप देखते हो कि खादी की तरफ क्या किया जा रहा है, ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है लोगों को। जो हैंड स्पन खादी है वो क्या करती है, लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है एम्प्लॉयर्स को इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। इसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, जो सबसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, एक उससे जो घरों में काम किया जाता है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न, इंडिया एक्सपोर्ट किसका करता है, यार्न का जापान से करता है। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स कहाँ हैं, फ्रॉम इंडिया से हैं, यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज से भी क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है यार्न का। इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसकी कैपेसिटी क्या है, स्पिंडल का मतलब ये क्या करता है, धागे को बनाता है। ये 43.13 मिलियन स्पिंडल्स हैं 2011-12 आफ्टर चाइना के बाद। चाइना नंबर 1 है और सेकंड नंबर पे इंडिया है। जो मिड 18th सेंचुरी में जो स्पिनिंग सेक्टर था उसको काफ़ी सारी क्या थी, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसको लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड, जो लार्ज शेयर है इंडिया का वर्ल्ड में ट्रेड में कॉटन यार्न में है, अकॉर्डिंग टू 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। हमारे जो टोटल ट्रेड है उसका क्या है, 1/4 है। हमारे जो ट्रेड है वो गारमेंट्स कितना है, 4% है वर्ल्ड के टोटल का। आवर जो स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव है, बल्कि वो सभी कंट्रीज़ के साथ क्या करती है, compete करती है ग्लोबल लेवल पर, और कैपेबल है यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। द वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज़ मच हाई क्वालिटी yarn दैट इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। वीविंग की जाती है, फिर उसकी नीटिंग की जाती है, साथ के साथ जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, हम हाई क्वालिटी yarn जो प्रोड्यूस होता है हमारे वो ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन जो हाई क्वालिटी का yarn क्या है फिर भी प्रोड्यूस किया जाता है कंट्री के अंदर। अब हमारी कंट्रीज़ के अंदर कुछ मॉडर्न फैक्ट्रीज़ भी एस्टेब्लिश की गई है, और जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स, उसको स्मॉल यूनिट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। विच केटर टू द लोकल, जो केटर मतलब कि वर्क प्रोवाइड करता है लोकल मार्केट के अंदर।
दिस मिसमैच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। जो ये मिसमैच है ये मेजर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। एज अ रिज़ल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अप्रैल गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। इसका रिज़ल्ट क्या है, जो हमारे स्पिनर्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन यार्न का, जबकि अप्रैल्स होते हैं जो गारमेंट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, वो इम्पोर्टेड फैब्रिक माना जाता है। Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton। अब इंडिया में क्या है, जो मेन प्रोडक्शन क्या है, गुड क्वालिटी का कॉटन है उसको स्टेपल किया जाता है। स्टेपल मतलब कि उसको गट्ठों में बांधा जाता है, और ये कितना है 301.5 लाख बेल्स, बल्कि कितना वेट कितना है 170 kg ईच ड्यूरिंग, बल्कि एक बेल का वेट कितना है 170 kg है, और ये किसके अकॉर्डिंग है 2015 और 16 के अकॉर्डिंग। अब जो हमें नीड किसकी है इंपोर्ट करने की, फेल्ट, बल्कि हमें अब इसका क्या करने की ज़रूरत है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो पावर सप्लाई है वो इरेटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी, अब उसको भी अपग्रेड किया गया है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन निकाल के लेके आना है मशीनों के थ्रू, तो हमें क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, तो उसको भी क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। और इन द वीविंग एंड द प्रोसेसिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर, जो अदर प्रॉब्लम्स है वो लो आउटपुट ऑफ लेबर है, और साथ के साथ किसके साथ स्टिफ कंपटीशन भी चाहिए विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। साथ ही साथ हमारी नेक्स्ट है जूट टेक्सटाइल्स। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। इंडिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो रॉ जूट का प्रोडक्शन करने के अंदर। जो जूट है गुड एंड स्टैंड एट सेकंड प्लेस एट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। जो बांग्लादेश के साथ क्या है, सेकंड नंबर पे है इंडिया। देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इंडिया के अंदर क्या है 80 जूट मिल्स है 2010 और 11 के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में है। मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, ये हुगली रिवर के ऊपर एस्टेब्लिश्ड है। और ये क्या है, एक नैरो बेल्ट है जो 98 किलोमीटर लॉन्ग और 3 किलोमीटर्स वाइड है। जो फर्स्ट जूट मिल है वो एस्टेब्लिश की गई थी, कलकत्ता में सेटअप की गई थी 1855 में। जो कॉटन मिल है वो 1854 में मुंबई में सेटअप की गई थी, और जो जूट मिल है फर्स्ट वो कलकत्ता में की गई थी 1855 में एट रिशरा प्लेस के एक जगह का नाम है। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 के बाद जो जूट मिल्स है रिमेन्ड इन इंडिया। 3/4 जो प्रोड्यूसिंग एरिया था वो कहाँ पे चला गया था, इस जूट मिल का बांग्लादेश में चला गया था, साथ ही साथ वो ईस्ट पाकिस्तान में। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर है, जो लोकेशन है हुगली बेसिन जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है, क्योंकि जो हुगली रिवर है वहाँ पे क्या है, जो बेसिन्स बनाती हैं, जो ये बेसिन्स है डेल्टिक बेसिन है, ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं हमारे जूट को ग्रो करने के लिए। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है हमें। गुड्स नेटवर्क है रेलवेज़ का, रोडवेज़ का, वाटरवेज़ का, और फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल भी ईजिली हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अबंडेंट वाटर है, प्रोसेसिंग रॉ जूट, चीप लेबर भी मिल जाती है वेस्ट बंगाल से, और साथ के साथ जो उसकी स्टेट्स है बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से। कलकत्ता इज़ अ लार्ज अर्बन सेंटर। जो कलकत्ता क्या है, एक अर्बन सेंटर है जो उनको क्या प्रोवाइड करवाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़, और साथ के साथ एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। In 2010-11 the jute industries was supporting 3.7 lakh workers directly, बल्कि जो जूट इंडस्ट्रीज़ है वो 3.7 लाख वर्कर्स को क्या कर रही है, वर्क प्रोवाइड करवा रही है। 40 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो एंगेज है किसके अंदर, कल्टीवेशन ऑफ जूट करने में। एंड मेस्टा मैनी मोर पीपल वर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, कुछ काफ़ी सारे लोग हैं जो इनडायरेक्टली भी क्या है इससे जुड़े हुए हैं। अब चैलेंजेस हमारी जो इंडिया के अंदर है, ये चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो स्टिफ कंपटीशन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के पास क्या है, काफ़ी सिंथेटिक्स फाइबर्स के क्लोथ्स या काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो इनके साथ क्या करना पड़ रहा है, उसे स्टिफ कंपटीशन करना पड़ रहा है, जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड।
और साथ के साथ जो इंटरनल डिमांड है वो भी हमें क्या है, इंक्रीज़ हो चुकी है ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, हम प्लास्टिक बैग्स की जगह कौन से बैग्स यूज़ करेंगे, जूट पैकेजिंग यूज़ की जाएगी। ये सारा की सारी किस लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, हमारी जो जूट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ताकि लोगों को अपनी ही कंट्री के अंदर वर्क मिले। In 2005, National Jute Policies was formulated with the objective of increasing productivity. 2005 में एक नेशनल जूट पॉलिसीज़ बनाई गई थी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंक्रीज़ करना था प्रोडक्टिविटी, जो क्वालिटी है जूट की उसको इम्प्रूव करना था, एंश्योर करना था कि ताकि गुड प्राइजेज़ मिले, जो जूट फार्मर्स है जो जूट को ग्रो कर रहे हैं, जो वो भी क्या करें, अपनी यील्ड जो प्रोडक्शन निकाल के लेके आएंगे वो पर हेक्टेयर वो भी बढ़े। द मेन मार्केट आर USA, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रोविंग ग्लोबल कंसर्न है वो क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि जूट का जब हम इस्तेमाल करेंगे जूट बैग्स का, वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, लेकिन प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हैंस वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। हमें दोबारा से क्या है, जूट का जो अपॉर्चुनिटी है जूट की उसको ओपन करना होगा ताकि जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें। हमारी जो नेक्स्ट है वो है शुगर इंडस्ट्री। हमारा जो इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर बनाने में, और ये ऑक्यूपाइज करता है फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ और खांडसारी। ये गुड़ और खांडसारी बनाने में फर्स्ट है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इज़ बल्कि मतलब कि ये क्या है, एक ये एवरी मतलब कि जो गन्ना है वो तैयार होता है 1 ईयर में, एंड होलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, क्योंकि जब हम ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं करेंगे गन्ने को तो वो जो शुगर का कंटेंट है वो क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। वे शुड द मील्स बी आइडली लोकेटेड। अब ये मील्स कहाँ पे लोकेट की जाएगी शुगर मिल, 2010 और 11 के अकॉर्डिंग देखा जाए 662 शुगर मिल्स हैं कंट्री के अंदर, स्प्रेड ओवर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी है। जो 60% है वो मिल्स कहाँ पे सेटअप है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। और ये क्या है, सीजनल है, मतलब इसका जो नेचर है वो सीजनल है। इट इज़ अर्ली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर को ये क्या करती है, सूट करती है। इन रिसेंट ईयर देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट द कंसनट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। अब रिसेंटली हाल ही में क्या हो रहा है, एक टेंडेंसी बनी हुई है, एक नेचर बना हुआ है कि इन मिल्स को कहाँ पे शिफ्ट किया जाए और कंसनट्रेट किया जाए, जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है वो हायर सुक्रोज कंटेंट है, मतलब कि यहाँ पे जो शुगर होती है उसके अंदर जो मिठास होती है वो ज़्यादा होती है। कूलर क्लाइमेट है और जो एंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन भी है। मोर ओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। हम इन स्टेट्स में अच्छी तरह से इनको कोऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा शुगर इंडस्ट्रीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो मेजर चैलेंजेस है इसके अंदर, सीजनल ऑफ नेचर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये ओल्ड है, इनएफिशिएंट मेथड प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, कई बार ट्रांसपोर्ट डिले हो जाती है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ तक जो शुगर केन है पहुंच नहीं पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, बैगेज करने की ज़रूरत है, मतलब कि हमें मैक्सिमाइज़ करना होगा ताकि हम क्या कर सके, ईज़िली शुगर पहुंचा सके शुगर इंडस्ट्रीज़ तक जब उसकी डिमांड है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।